नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ड्रीम आईटी जॉब पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। पिछले में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बता दिया। कंप्यूटर में क्या था, हमने बताया कि जनरेशन कैसे इवॉल्व हुए, जनरेशन कौन सी थी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उन कंपोनेंट के भी डाटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, मतलब कि आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। ये सब मैं एक्सप्लेन पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, वो हमारा हार्डवेयर हो गया। जैसे रैम है पीसी में, सीपीयू हो गया, वाईफाई का कोई कार्ड हो गया, जीपीयू हो गया, मतलब कि ग्राफिक के लिए जो कार्ड हो गया। फिर उसके बाद मदरबोर्ड हो गया हमारा, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के सारे हार्डवेयर हैं जिनको हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, तो इनको हम हार्डवेयर बोल देते हैं। हार्ड से ही पता लग रहा है कि मजबूत चीज़ कोई, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब कि अभी मेरे को हार्डवेयर है मेरे पास इतने सारे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि सपोज़ करो मेरे को कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना है, मैंने 5 प्रेस किया कीबोर्ड पे, तो हार्डवेयर को तो पता लगा कि ये 5 प्रेस हुआ, तो पर हमारे जो सिस्टम है उसको कैसे पता चलेगा। तो यूज़र और जो हार्डवेयर होगा, ठीक है, इसके बीच का इंटरफेस हम क्या बनाएंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। उससे यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके बनता है, ठीक है। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक पर्टिकुलर फॉर ए टास्क। सपोज़ करो मेरे पास ए है, बी है, मतलब मैंने बोला कि दो नंबर को प्लस करना है, मतलब दो नंबर का हमें सम करना है। तो मेरे पास ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, सम करूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगी। तो मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया उसको, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये मेरा एक प्रोग्राम हो गया। ऐसे ऐसे लाखों प्रोग्राम लाखों टास्क के लिए बने हुए हैं, तो उन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ नहीं है, और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिस्टम के यूटिलिटीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में, आज जो हम लेक्चर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स कि हमारे पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्स, ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन की टर्म्स में बोले तो एप्स। तो इस टाइप से ये मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम देख सकते हैं यूज़र यहाँ पे है, हार्डवेयर यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके बीच का इंटरफेस ये क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो यहीं पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स, ये सब, ठीक है। तो अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैंने क्या बोला, मेरे पास सर रैम भी है, और और क्या क्या है सर मेरे पास, और सीपीयू भी है मेरे पास, और उसके अलावा मेरे पास जीपीयू कार्ड है, ठीक है। उसके बाद वाईफाई है, मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं। तो मेरे पास ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। सपोज़ करो मेरे पास 10 मंत्री हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करने लगे तो काम नहीं होगा ना, तो उनके ऊपर एक मिनिस्टर बिठाना पड़ेगा, ठीक है, कोई मिनिस्टर लगाना पड़ेगा। तो इनका मिनिस्टर क्या हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, भैया ये जो सारे इतने सारे जो हमारे पास हार्डवेयर हैं, इनकी
अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइजेशन किस टाइप से हो, तो ये हमारा कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन, टास्क कैसे परफॉर्म होंगे और कितना अच्छे वे से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमें क्या बता रहा है, कंप्यूटर को क्या बता रहा है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हाउ टू डू, कैसे करना है। तो ये हमारा कौन बता रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला हमारा कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि अब जो हार्डवेयर है हमारे, वो तो उनको तो भैया मशीन लैंग्वेज आती है, ठीक है, वो तो 0 1 में समझते हैं। अब मैं यूज़र हूँ, मेरे को इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, तो मैं कैसे बात करूँ इनसे, मुझे नहीं आता भाई 0 1 कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दूँगा, ठीक है, जो मेरी लैंग्वेज इनको समझाएगा और इनकी लैंग्वेज मुझे कन्वर्ट करके देगा इंग्लिश में, है ना। तो इस सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाखों टास्क बनी हुई है, ठीक है, लाखों प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम एक टास्क के लिए हो रहा है, तो बहुत सेट ऑफ प्रोग्राम्स है बहुत सारी टास्क के लिए। जो हार्डवेयर जो है हमारा, जो मशीन होगी हमारी हार्डवेयर होगी, उनको कैसे कंट्रोल करना है, सुपरवाइज करना है, ठीक है। और इनके अलावा जो हम बहुत सारी एप्लीकेशन रन करेंगे, या यूज़र को इनपुट देगा, या प्रोग्रामर्स है वो अपने प्रोग्राम रन करेंगे, तो इन सबको सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बेसिकली क्या है, हमारा यूज़र है और ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया, तो इसके बीच का इंटरफेस क्या बन रहा है हमारा, सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो, ठीक है। फिर इसके बाद जब भी कंप्यूटर में हम लो ऑन करते हैं ना, तो मैंने एक बूटिंग प्रोसेस बताई थी आपको पिछले लेक्चर में। तो उसमें क्या था, रोम से रोम रैम में बूट लोडर प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो रहा था, उसको बूटिंग बोल रहे थे। तो जो वो बूट लोडर प्रोग्राम हमारा लोड हो रहा था, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रोग्राम है ना। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद विंडो 7 जो हमारी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि एक यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर पाएगा। और जबकि लिनक्स है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा यूज़र एक टाइम पे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, अगर मैं उनको पाथ प्रोवाइड कर दूं तो, ठीक है। फिर हमारे पास नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब मेरे पास जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, अगर मैं मोबाइल के टर्म्स में बात करूं तो मेरे पास व्हाट्सएप है। अब मैं कॉलिंग के लिए इसको यूज़ कर रहा हूं, ठीक है, या फिर स्काइप है पीसी के लिए, पीसी कॉलिंग, पीसी से कॉल करने के लिए यूज़ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मैं किस पे इंस्टॉल करूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, मतलब अपने फ़ोन, अगर मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं एंड्रॉयड वाले फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी तरह मैं स्काइप यूज़ कर रहा हूँ, अगर विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहा हूँ तो विंडो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर हम बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। वो उन एप्लीकेशन को ऑपरेट भी करेगा, ठीक है, कंट्रोल भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका मेन काम है वो क्या है, हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स मैनेजर का क्या मतलब हुआ, जो कंप्यूटर के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, जैसे हार्डवेयर हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, तो उनके बीच आपस में रिसोर्स कैसे शेयर करने हैं, तो ये काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो उनको कंट्रोल भी करेगा और रिसोर्सेज को एलोकेट भी करेगा। जैसे अब हमारा प्रिंटर लगा लो, प्रिंटर के लिए वो स्पूलिंग प्रोसेस लगाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पूलिंग मतलब मैंने अगर 10 प्रिंट करने के लिए दिए, तो जो सबसे पहले मेरा होगा वो प्रिंट होगा, बाकी 9 क्यू में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को ऐसे नहीं करना कि मैं फर्स्ट के होने तक वेट करूं फिर सेकंड प्रिंट दूं। मैंने क्या किया, एक साथ 10 प्रिंट लगा के रख दिए, एक के बाद एक प्रिंट होता रहेगा। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है।
फिर इसके बाद कॉमनली यूज हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, बोस जो है ये हमारा इंडियन लिनक्स वर्जन है, ठीक है, इंडिया का लिनक्स वर्जन है। और यूनिक्स हो गया, ठीक है, सोलेरिस हो गया। फिर इसके बाद यूज़र इंटरफेस क्या है, अब हम यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, यहाँ पे यूज़र आ रहा है और यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र कैसे इनपुट दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि यूज़र इंटरफेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट चाहिए, इनपुट यूज़र कैसे देगा, किसी सिस्टम मतलब या तो टच करके देगा या बोल के देगा। तो इस टाइप से हमारे पास अलग अलग इंटरफेस होते हैं। सबसे पहले है कमांड बेस इंटरफेस। यूनिक्स और एम एस डोस में ये यूज़ होता था, मतलब हम ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए अलग कमांड, क्लोज करने के लिए अलग कमांड, एडिट के लिए अलग कमांड। तो ये हमारा कमांड बेस इंटरफेस था। कमी क्या हुई इसकी कि हमें बहुत सारी कमांड याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके लिए इनपुट कैसे देंगे हम, कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। कमांड कैसे राइट करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू ना। फिर हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI बोल लेते हैं। मतलब इसमें क्या है, मेन्यू होंगे, आइकन होंगे, ठीक है। उनको हम क्लिक करके, मतलब या तो एंटर की दबाएंगे या फिर माउस से डबल क्लिक करके हम खोल सकते हैं, माई पीसी खोल सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू देख सकते हैं विंडो में, ठीक है। तो इस टाइप से इनके एग्जांपल हो गए विंडोज़, उबंटू और मैकिन्टोश, ये जो एप्पल की मैकबुक आती हैं, ठीक है, मैकबुक एप्पल कंपनी की। फिर इसके बाद टच बेस्ड, अच्छा अब हमें इसमें GUI में इनपुट देना है तो हम कैसे देंगे, कीबोर्ड से देंगे ना, कीबोर्ड से देंगे या माउस से देंगे, मतलब या तो एंटर क्लिक करके या डबल क्लिक करके माउस से। टच बेस में क्या होगा, हम टच से इनपुट दे रहे हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो हैं वो हम टच से उसमें इनपुट दे रहे हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए एंड्रॉयड, iOS, और इसमें इनपुट कैसे दे रहे हैं हम, टच के थ्रू। फिर वॉइस बेस में इनपुट कैसे देंगे, वॉइस के थ्रू, ठीक है। ये वॉइस बेस हो गया कि जैसे ओके गूगल को मैंने बोला ओके गूगल प्ले धीमे धीमे सॉन्ग, तो इट विल प्ले द सॉन्ग। तो इसके बाद जेस्चर बेस, ये हमारे आने वाले टाइम का फ्यूचर है, ठीक है। जैसे अभी भी कुछ माउस के जो हमारे कीपैड होते हैं, मतलब जहाँ से हम लैपटॉप में होते हैं, तो हम डबल अगर फिंगर लेके जाते हैं तो वो जूम हो जाता है। और इस टाइप से मतलब जेस्चर के थ्रू हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, तो वो उस टाइप का काम करेगा। तो ये हमारे जेस्चर बेस्ड इंटरफेस हो गए। फिर इसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, एंड्रॉयड हो गया हमारा, ये क्या है, लिनक्स, जो हमारा लिनक्स बेस्ड था उसी पे ये बेस्ड है। और मोर देन 50% डिवाइसेस में जो हमारे स्मार्टफोन हैं उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। और ये क्या है, गूगल का फ्री सॉफ्टवेयर है और ओपन सॉफ्टवेयर है। फिर सिम्बियन, सिम्बियन ये जो है नोकिया यूज़ कर रहा है, ठीक है, नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। और फिर इसके बाद iOS, ठीक है, iOS मतलब आईफोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो एप्पल कंपनी यूज़ कर रही है, ठीक है। इस तरह से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। फिर इसके बाद फंक्शन क्या है, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, इसका पूरा एक सब्जेक्ट है हमारे पास ग्रेजुएशन में, तो ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। और बेसिकली वो पूरा सब्जेक्ट इन्हीं 4 चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में मैं इनको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, मान लो एक टाइम पे मैंने 10 प्रोसेस खोल ली, ठीक है भैया, ठीक है, 10 प्रोसेस होगी 1 2 3, तो इनको आपस में कौन सी प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी प्रोसेस को कितना रिसोर्स चाहिए, ठीक है, और उनकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ें प्रोसेस से रिलेटेड वो कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मेमोरी मैनेजमेंट की, इन्हीं मान लो मेरे पास 10 प्रोसेसेस हैं,
किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, किस टाइप से एलोकेट करूं, अगर मेरे को सेकेंडरी मेमोरी से कोई डाटा चाहिए उसको कैसे फेच करूं, मेन मेमोरी से कोई डाटा चाहिए कैसे फेच करूं। तो ये सब मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फाइल मैनेजमेंट, अगर मेरे पास मल्टी यूज़र सिस्टम है, ठीक है, एक किसी ने एक्सेस किया हुआ है, एक मैंने एक्सेस किया हुआ है, अगर मैं मेरे पास उसकी फ़ाइल का एक्सेस हुआ तो मैं उसको ओपन कर लूँगा और चेंज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो गलत हो गया ना। तो किस फाइल को कितनी परमिशन चाहिए, कौन सा यूज़र ओपन कर सकता है, एक्सेस क्या है, किसके पास कितना रहेगा, तो ये सब कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, कि जैसे मेरे पास राइटिंग पैड है, ठीक है, हो सकता है हमने माउस भी कनेक्ट किया हुआ है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं हम लैपटॉप से। तो उन सब डिवाइसेस को मैनेज करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फिर इसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज़। अब क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम तो बना दिया हमने, ठीक है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ हम यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं जिनको हम सिस्टम यूटिलिटीज़ बोलते हैं। मेंटेनेंस मतलब कुछ टास्क होती हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि मेरे को, अगर मेरे पास कोई मान लो 10 GB का स्पेस है, ठीक है, मैंने उसको 244 में डिवाइड करना है, तो इसके लिए मेरे पास अलग से यूटिलिटी होगी। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग यूटिलिटीज़ होती है। मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो मैं एंटीवायरस का यूज़ करूँगा, तो वो भी एक सिस्टम यूटिलिटी है, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी होती रहे। ठीक है। फिर हमारे पास कौन कौन सी यूटिलिटी हैं सॉफ्टवेयर, वो बताता हूँ आपको। सबसे पहला एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, जैसे अभी हमारे पास कोरोना वायरस चल रहा है जो ह्यूमन बॉडी को होस्ट बनाता है, ठीक है, और फिर स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से वायरसेस होते हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, जैसे ये हमारी ह्यूमन बॉडी को करप्ट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से वायरस आ गए हमारे पास? हमारे पास आगे बूट सेक्टर वायरस की, अगर मैं रोम में कोई वायरस डाल दूँ तो जब भी मेरा ओएस लोड होगा, स्टार्टिंग में जब मैं ऑन करूँगा तो वो प्रोग्राम भी रन होगा, जिससे क्या ओएस को हैंग कर सकता हूँ या ओएस की फ़ाइल को करप्ट कर सकता हूँ मैं। तो ये मेरा बूट सेक्टर वायरस हो गया। फिर इसके बाद फाइल वायरस की .exe, जो मैं इंस्टॉल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं किसी मेल के थ्रू या फिर किसी ऐप में मैं इसको डाल दूँ और आप इसको इंस्टॉल कर दो, तो ये क्या करेगा, हर फोल्डर में .exe इंस्टॉल करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, पीसी की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, हैंग हो जाएगा। माइक्रो वायरस क्या करेगा कि मैक्रो वायरस, सॉरी, तो मैक्रो वायरस क्या करेगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने डॉक्स फाइल खोली हुई है, ठीक है, फिर उसमें क्या करेगा कि अ, मतलब फाइल को या तो करप्ट कर देगा, फॉर्मेट चेंज कर देगा, या फिर और क्या काम कर सकता है कि एक्सेस चेंज कर दे उसका। एक्सेस की मेरे पास ओपन का परमिशन नहीं है, या एडिट की परमिशन नहीं है, या राइट की परमिशन नहीं है ना, तो इस टाइप से कुछ। फिर ट्रोजन हॉर्स, ये क्या करेगा, इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसको होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम होता है, सेल्फ प्रोग्राम बोलते हैं इसको। ये अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम होता है। तो ये क्या करेगा, हमारे एप्लीकेशन में हिडन तरीके से रहेगा, हमें लगेगा कि एप्लीकेशन सही वर्क हो रही है, पर ये पीछे से वर्क करता रहेगा और हमारे सिस्टम को हैंग कर सकता है। ठीक है, इसी टाइप से वोम होता है, उसको भी कोई होस्ट की नीड नहीं है, तो वो भी सिंपली एक सेल्फ प्रोग्राम है और वो भी हमारे सिस्टम को करप्ट कर सकता है। तो एंटीवायरस क्या हुई, एक सिस्टम यूटिलिटी हुई जिसका काम क्या है, जो डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं उनको डिटेक्ट करना और रिमूव करना। फिर हमारे पास डिस्क फ्रेगमेंटर की, मेरे पास अगर फाइल है 100 KB की, सॉरी 100 KB का मेमोरी स्पेस है, यहाँ भी 100 KB का मेमोरी स्पेस है, तो यहाँ पे 25 KB की फ़ाइल यूज़ हो रही है, यहाँ पे 50 KB की हो रही है, तो क्यों ना मैं इस 50 और 25 को मिला के यही लिख दूँ, तो मेरा ये वाला मेमोरी स्पेस खाली हो जाएगा ना। तो इसी टाइप से मैं फ्रेगमेंटेड फाइल्स को एक साथ ला के अपना स्पेस जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। फिर हमारी बैकअप यूटिलिटी, कि सपोज़ करो कि मेरे कंप्यूटर में वायरसेस आ गए, मैंने विंडो को दोबारा इंस्टॉल करना है, तो
मैं क्या करूँगा, बैकअप ले लूँगा अपने जो डाटा है, और बाद में उसका यूज़ कर लूँगा जब मैं दोबारा से रीइंस्टॉल करूँगा विंडो को। कंप्रेशन क्या हुई, लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए ये यूटिलिटी यूज़ करते हैं। डिस्क क्लीनर हो गया कि हमारे पास काफ़ी टाइम से ऐसे लॉग्स फाइल हैं जो यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, और जिनका कोई मतलब भी नहीं है, वेस्ट फाइल्स हैं, तो वो अपने आप डिस्क जो है वो क्लीन होती रहेगी, स्पेस हमारे पास भरा हुआ नहीं रहेगा। फाइल मैनेजमेंट, जो फाइल्स हमारी डिफरेंट फोल्डर फाइल्स हो गए उनको मैनेज करने के लिए, तो ये हमारे पास सिस्टम यूटिलिटीज़ होती हैं। फिर आता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है कि ये एक इंटरफेस होगा किसके बीच का, कि ओएस और जो हमारा यूज़र होगा उसके बीच का इंटरफेस। हमारा मतलब यूज़र क्या मतलब कि यहाँ पे डिवाइस, ठीक है, डिवाइस और ओएस के बीच का हमारा इंटरफेस होगा डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि मैंने जैसे राइटिंग पैड लिया, तो मेरी राइटिंग पैड छोटी सी है और मेरी जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो बड़ी है, तो इसको इससे मैप करने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल किया, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस का काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में, ठीक है। तो ओएस में क्यों हम पहले से इंस्टॉल नहीं कर सकते सब कुछ, कि अगर लाखों डिवाइस बन रहे हैं तो हर डिवाइस का अपना कोई करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो उसी करेक्टरिस्टिक को हम डिवाइस ड्राइवर में डिफाइन कर देते हैं, और जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिवाइस ड्राइवर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे विंडो का अलग डिवाइस ड्राइवर बनेगा, और मान लो आईओएस के लिए तो उसके लिए अलग बनेगा। तो आज का हमारा, हमने तीन चीज़ सीखी, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, फिर सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने तीसरी चीज़ पढ़ी, डिवाइस ड्राइवर्स, जो हमारे इंटरफेस बनते हैं डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, और उसके साथ जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप्स, अगर मैं मोबाइल के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो ऐप्स क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर अगर मेरे को आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, और कोई भी क्यूरी या सजेशन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू गाइस।